नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आपने देखा है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन रहा है, क्योंकि कल हमारे सामने चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र की वैकेंसियों की भरमार के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुए हैं। चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उसकी तरफ से बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुए हैं, फोर्थ ग्रेड के हुए हैं। और हम एजुकेशनल की बात करें तो एजुकेशन में भी हमारा कल जो रीट का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। और सेकंड ग्रेड भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आरपीएससी के द्वारा वो भी जारी हो चुका है। तो तैयारी के आप लग जाइए, इंतज़ार ना कीजिए कि पाठ्यक्रम कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। आप इस नोटिफिकेशन को ही एग्ज़ाम की डेट मानकर अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। जितना हो सकेगा हम भी अपने वीडियो को गति देंगे, और एक क्लास के साथ साथ 2 या 3 क्लास हम करेंगे, जिसमें 1-2 लाइव क्लास भी आपकी होंगी, ताकि आपसे डायरेक्ट हम जुड़ सकें। तो कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि एग्ज़ाम्स अब बहुत सारे आपके सामने हैं। किसी भी एक एग्ज़ाम का आप चयन कीजिए और उसकी मजबूती से आप तैयारी करते रहिए। तो हम जो क्लासें जो ले रहे हैं संस्कृत से रिलेटेड क्लासें हैं, और हमारे आज ये संधि की चौथी क्लास है। पहली क्लास में संधि की हम भूमिका पढ़े थे। दूसरी और तीसरे वीडियो में हम अच संधि के जो दो मुख्य भेद होते हैं, यण संधि और अयादि संधि, उसी क्रम में आज हमारा ये जो है अच संधि का जो तीसरा जो भेद है, जिसको हम सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं, दीर्घ संधि भी कहते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम नोटिफिकेशन के जो डिटेल्स हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमने जो अनुभव किया है अब तक, हमने जितने जो एग्ज़ाम दिए हैं जिनमें सेलेक्ट होकर आए हैं, उनका भी मैं आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगा। किस तरह से हमारी रणनीति थी, किस तरह से हमने तैयारी की, पेपर वगैरह जो हैं वो भी मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। सारे जो डिटेल है मैं आपको, अपना जो अनुभव है वो मैं आपको साझा करूंगा इसी चैनल पर। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लोगों से जोड़ने का प्रयास करें, और जितना हो सके निःशुल्क क्लासों का आप फ़ायदा उठाइए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सवर्ण दीर्घ संधि। दीर्घ संधि भी इसको कहते हैं, और सवर्ण दीर्घ संधि भी इसी को कहते हैं। तो दोनों नाम एक ही संधि के हैं। सवर्ण दीर्घ क्यों है? क्योंकि जब हम सूत्र पढ़ेंगे, इसकी वृत्ति पढ़ेंगे, तो ये सवर्ण जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है, सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो जिस तरह से हमने जो संधि के दो भेद हम पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में हम चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है सूत्र। क्योंकि व्याकरण है, और व्याकरण जो है संस्कृत की वो सूत्रों से निर्मित व्याकरण है, तो हर चीज़ का हमें यदि सूत्र याद रहता है तो वहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न है वो गलत होने के जो चांस है वो नगण्य हो जाते हैं। तो दीर्घ संधि के सूत्र की बात करें तो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। तो ये सवर्ण शब्द हमारे सूत्र में आया है, इसीलिए इसको सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। एक परिचय या भूमिका का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि सूत्र में हमें यदि प्रथमांत पद का, पंचम्यंत पद का, सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत पद का यदि हमें ज्ञान है तो सूत्र का अर्थ करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो उसी तरह से एक बार उसका रिवीजन करते हैं। अकः, अकः जो है इसमें पंचमी विभक्ति है, सवर्णे में सप्तमी विभक्ति है, और दीर्घ में प्रथमा विभक्ति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर हमने चर्चा करी थी कि प्रथमा से जो निर्दिष्ट जो पद है वो कार्य हमें वहाँ पर करना है। पंचमी का तात्पर्य पूर्व में होता है, और सप्तमी का जो तात्पर्य है वो पर में, यानी अगले शब्द का इसका तात्पर्य होता है। अब हम इसकी वृत्ति की बात करते हैं। तो वृत्ति में ये सारी चीजें आएंगी कि अकः सवर्णे अचि पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। तो ये इसकी वृत्ति है, और वृत्ति का जो तात्पर्य है वो इन्हीं से हम निकाल कर लेकर आते हैं। अकः, अक यहाँ पर एक प्रत्याहार है,
अ, ई, उ, री, री। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत हम स्वरों की बात करें, वर्णों की बात करें, तो अक प्रत्याहार में हमारे सामने 5 वर्ण है: अ, ई, उ, री और ली। सवर्णे यहाँ पर सप्तमी है। और अची का मतलब यहाँ पर आपने बहुत बार समझा भी है, अची का मतलब होता है स्वर। तो इन 5 वर्णों के आगे सवर्ण अच हो तो सप्तमी का मतलब पर में होता है, तो सवर्ण अच। सवर्ण अच का मतलब है इन्हीं के जैसा यदि अच आ रहा हो तो पूर्व परयो, यानी ये जो पूर्व है इनको हम पूर्व कहते हैं, और सवर्ण अच जो होगा इनको हम पर कहते हैं। तो पूर्व परयो यानी पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश स्यात्। तो हमारे सामने एक नया शब्द आज निकल कर आया है, एकादेश स्यात्। इसको हमें आज समझना बहुत आवश्यक है। क्यों समझना है? क्योंकि पूर्व में जो 2 संधि हमने पढ़ी थी वहां पर केवल आदेश लिखा गया था और यहां पर लिखा गया है आदेशस्यु। इको यणचि में हमने पढ़ा था कि इकः स्थाने यण स्यात्, कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। वहां पर एकादेश वहां पर नहीं लिखा हुआ था। तो हम इन दोनों का जो भेद है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र था वो आप समझ लीजिए कि अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है। इसमें हम देखते हैं 3 पद हैं, अकः सवर्णे दीर्घ त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, कि 3 पद वाला यह सूत्र है। पहले पद में पंचमी है, दूसरे में सप्तमी है और तीसरे पद में यहाँ पर प्रथमा है। पंचमी का मतलब होता है पूर्व, सवर्णे का मतलब सप्तमी है तो इसका मतलब होता है पर, और प्रथमा का मतलब होता है इसके स्थान पर होने वाला कार्य। तो वृत्ति निकल कर आती है कि अकह यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो 5 वर्ण हैं इनके सवर्णे अचि, इनके बाद में यदि सवर्ण अच आ रहे हो, इनके जैसा ही कोई अच आ रहा हो तो पूर्व परयो यानी पूर्व और पर दोनों को मिला करके दीर्घ एकादेश स्यात्, दीर्घ एकादेश कर देते हैं। अब ये एकादेश क्या होता है तो इसको हम पहले समझते हैं। यण और अयादि संधि में हमने पढ़ा था, जैसे यण संधि में हमने पढ़ा था कि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है। असमान यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए अ वहाँ पर आता है तो ई के स्थान पर हम करते थे य, और य में फिर इस ए को हम क्या कर देते थे, संयुक्त यानी इसको मिला देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसको हम आदेश कहते हैं कि ई के स्थान पर क्या हुआ है, यह आदेश। आदेश से हमें एक बात और याद आती है कि व्याकरण में 2 चीज होती हैं, एक तो होता है आदेश और एक होता है आगम। आदेश को हम शत्रुवत मानते हैं और आगम को हम मित्रवत मानते हैं। व्याकरण की भाषा में आदेश को हम क्या मानते हैं, शत्रुवत। शत्रुवत क्यों मानते हैं? क्योंकि यह जो आदेश है वो किसको हटा करके आया है, ई को हटाकर आया, इसलिए इसको शत्रुवत मानते हैं। और आगे हम जब आगम की वहां पर बात आएगी तो आगम क्या होता है, जैसे ई है और ए है, इसके मध्य में किसी तीसरे वर्ण का आ जाना आगम कहलाता। और वो आगम ना तो इसको परेशान करता है ना इसको, चुपचाप बीच में आकर बैठ जाता है, इसलिए आगम को हम मित्रवत कहते हैं। वो बात की बातें हैं। चलते हैं पुनः अपने प्रकरण की तरफ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आदेश और एक आदेश की। तो यहाँ पर देखते हैं कि ई के स्थान पर यह हुआ है और ए हमारा यथावत था, इसको हम यह में वहां पर मिला रहे थे। इसी तरह अयादि संधि में हम देख रहे थे कि ए के स्थान पर हम अय आदेश करते थे और बाद में जो भी स्वर जो आ रहा था वो यहाँ पर यह में हम उसको मिला देते थे। लेकिन दीर्घ संधि में ऐसा नहीं है, इसीलिए वृत्ति में कहा गया है एकादेश स्यात्। अब एकादेश का मतलब है कि हम बात करते हैं अब पुनः कि मान लीजिए दीर्घ संधि की तरफ हम लौटते हैं। तो दीर्घ संधि में अक प्रत्याहार बताया है और अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 5। तो उन 5 वर्णों का जो फॉर्मेट है वो हम बनाते हैं। तो ए का मतलब वहां पर ए नहीं समझना है, ए के 18 भेद हमें वहां पर ग्रहण करना है। तो मान लीजिए कोई इधर पूर्व में कोई पद है और उस पद के अंत में ए है या आ है। ए और आ भेद एक ही के हैं, जो 18 भेद हैं उसमें दीर्घ भेद आ होता है ए का ही। और मान लीजिए पर में जो कोई पद है और उसके शुरुआत में ही ह्रस्व अ या दीर्घ आ रहा है तो इनको एकादेश यानी इनको मिला करके एक ही वर्ण हमें वहां पर बनाना है और वो वर्ण हमारा होगा आ। तो क्या समझे यहाँ से
कि कोई पद है, पूर्व में जो पद है उसके अंत में ए या आ हो, और पर में जो पद है उसके शुरू में ए या आ हो, तो वहां पर मिला करके हम आ बना देते हैं। पुनः इसको और सरल तरीके से मैं आपको बताऊं। मान लीजिए इधर कोई पद है और उसमें ए है, और इधर भी कोई पद है उसमें ए है, तो ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आ। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या बनती है, मान लीजिए इधर कोई पद है और उसमें आ रहा है आ, और इधर कोई पद है उसकी शुरुआत में है ए, तो आ और ए मिलकर भी यहां पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, आ। तीसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं। मान लीजिए इधर हमारे ए है और इधर आने वाले पद के शुरू में आ है, तो भी हमें मिलाकर क्या करना है, आ। चौथी सिचुएशन की हम बात करते हैं। इधर जो पद है उसके अंत में यदि आ है और इसके शुरुआत में भी आ है, तो आ और आ मिलकर भी हमारे पास हो जाएगा आ। तो कहने का मतलब है कि पूर्व और पर में यदि ए का कोई सा भी भेद आ रहा है तो हमें मिलाकर के दीर्घ करना है। इसीलिए इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। उदाहरण हम साथ साथ क्लियर करते हैं हर वर्ण का। तो यहाँ पर ए और आ आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको हम उदाहरण से क्लियर करते हैं। तो हमारा उदाहरण है, मान लीजिए दैत्य धन अरिहि। पहला जो उदाहरण है दैत्य धन अरि, तो यहां देख सकते हैं कि दैत्य में जो यह, इसमें अ है, और इधर अरि में भी शुरुआत में अ है। तो हमने आपसे चर्चा करी ए और ए मिलकर के एकादेश यानी एक आदेश क्या होगा, आ। और ये जो आ है हमने बताया था कि किसी भी स्वर के पूर्व में यदि आधा व्यंजन रहता है तो उसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर यह हमारा आधा है, इसमें वापस आ को हम मिलाएंगे तो हमारे सामने रूप निकल कर आएगा दैत्यारिहि। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ए और ए मिलकर हमारा क्या हुआ है, आ। अब हम देखते हैं कि इधर हमारा क्या हो, ए हो, और इधर आ हो, तो भी हम क्या करेंगे, आ करेंगे। इसका जैसे उदाहरण हम देखते हैं, देवधन आलयः। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देव के जो अंत में है वो अह, और आलय के शुरुआत में वहां पर आ है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारा एक आदेश होगा आ। तो हमारा रूप बनेगा देवालयः। इसी तरह से शिवधन आलयः, तो भी हमारा रूप बनेगा शिवालयः। तो साथियों, दो सिचुएशन हमने आपको बताई है। ए और ए मिलकर भी आ होता है, ए और आ मिलकर भी हमारा क्या होता है, आ होता है। हम बात करते हैं कि इधर मान लीजिए आ रहा है, इधर ए है, तो भी हम आ करते हैं। इसका जैसे हम उदाहरण देखते हैं, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं विद्या के अंत में आ है और अर्थी के शुरुआत में ए है। तो आ और ए मिलकर भी हमारा एकादेश आ होता है। पुनः इनका वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारे सामने रूप निकल कर आता है विद्यार्थी। तो इस तरह से आपने देखा है कि दैत्य अरि है, वहां पर दोनों तरफ ए था। दूसरा उदाहरण हमने देखा कि देव प्लस आलय है, एक तरफ ए है एक तरफ आ है, तो भी हमने वहां पर क्या किया, आ वहां पर किया। तीसरा उदाहरण हमने देखा कि विद्या धन अर्थी है, तो भी हमने इधर आ होने के बावजूद इधर ए है, तो भी हम क्या करते हैं, आ। चौथी सिचुएशन है कि इधर भी आ हो इधर भी आ हो, तो भी हम क्या करेंगे, आ। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो विद्याधन आलयः। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्या में क्या है, आ है, और आलय में भी हमारा क्या है, आ है। जब दोनों आ को हम मिलाते हैं तो हमारे सामने रूप निकल कर आता है विद्यालयः। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर सारी जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर आपको बताई है। तो इसी तरह से हर जगह हमें समझना है। तो नोट कर लीजिए, एक एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी यदि हम उदाहरणों की बात करें तो हमारा जो वीडियो है वो लंबा होता है। तो एक साथ मैं आपको बहुत सारे उदाहरण जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ सिर्फ जो क्लासें हैं इसमें हमें समझना है कि जो सवर्ण दीर्घ संधि है उसमें क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कौन कौन से वर्णों को मिलाकर हम संधि करते हैं, वो हमारे लिए समझना आवश्यक है। तो अक का जो पहला वर्ण था वो था हमारा ए। इसके बाद में हम बात करते हैं, मान लीजिए इधर ई है या दीर्घ ई है, इधर ई है और दीर्घ ई है,
तो भी मिलाकर हमें सवर्ण दीर्घ करना है, यानी हमें ई करना है। इसके सेम वहाँ पर हमने देखा, वही चार सिचुएशन यहाँ पर है, सबको मिलाकर के हमें दीर्घ ई करना है। जैसे हम करते हैं कवि धन इच्छा, कवि धन इच्छा। तो यहाँ हम देखते हैं इधर भी ह्रस्व ई है, इधर भी ह्रस्व ई है, तो दोनों को मिलाकर के हमें दीर्घ ई करना है। और जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा रूप बनेगा कविच्छा। दूसरी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए इधर छोटा ई है, इधर बड़ा है, तो भी हमें क्या करना है, ई करना है। जैसे हम देखते हैं कवि धन ईशः, तो भी हमें मिलाकर दीर्घ करना है, चाहे इधर ह्रस्व हो दीर्घ हो, तो दोनों का एक आदेश हमें करना है। तो यहाँ पर हमारा रूप बनेगा कविशः। इसी तरह से हम देखते हैं कि इधर मान लीजिए हमारा दीर्घ ई है और इधर हमारा ह्रस्व है, तो भी हमें क्या करना है, दीर्घ वहाँ पर करना है। जैसे हम इधर दीर्घ का उदाहरण लेते हैं श्री धन इच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं इधर दीर्घ है, इधर ह्रस्व है, तो भी हम मिला करके करेंगे श्रीच्छा। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, दोनों तरफ यदि हमारा दीर्घ ई हो तो भी हमें मिलाकर वहाँ पर दीर्घ ई करना है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम श्री धन ईशः, तो हमारा रूप बनता है श्रीशः। तो इस तरह से हमें हर जगह समझना चाहिए। सिर्फ नोटिस करने की जो बात है वो हमें देखनी है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण हो और उसके बाद में भी समान ही उसका वर्ण हो। समान का मतलब है कि जो 18 और 12 भेद के अंतर्गत जो भेद आते हैं वो उसके आगे होना चाहिए। तो मिलाकर के हमें दीर्घ एक आदेश वहाँ पर करना है। इसी तरह से अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो रवि धन इंद्रः, दोनों तरफ ह्रस्व ई है, तो मिलाकर बनता है रविंद्रः। ऐसे ही हम देखते हैं कपि धन इंद्रः, तो हमारा रूप बनता है कपिंद्रः। तो साथियों इस तरह से तो भी हमें दीर्घ करना है, और एक तरफ ह्रस्व है या दूसरी तरफ दीर्घ है तो भी हमें दीर्घ करना है। चारों सिचुएशन हमें वहां पर लेनी है। आगे हम बढ़ते हैं, ऊ के जो भेद हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, तो वही सिचुएशन हमें लेनी है। तो अक के अंतर्गत तीसरा जो वर्ण है वो है ऊ, तो ह्रस्व ऊ हो दीर्घ ऊ हो, इसके बाद में ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो हमें मिला करके वहाँ पर दीर्घ ऊ वहाँ पर करना है। उदाहरणों की हम बात बार बार मैं सिचुएशन रिपीट नहीं करूँगा कि जैसे हमने ए में समझ लिया, ई में समझ लिया, उसी तरह से हर जगह हमें यहाँ पर समझना है। ऊ की हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं भानु धन उदयः, भानु धन उदयः, ह्रस्व ऊ है ह्रस्व ऊ है, मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा भानुदयः। इसी तरह से हम देखते हैं गुरु धन उपदेशः, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे तो हमारा बनेगा गुरुपदेशः। ऊ है मिलाकर दीर्घ ऊ हमें वहाँ पर करना है, ऊ है दीर्घ ऊ हमें करना है। इसी तरह से हम देखते हैं वधु धन उपदेशः, कोई से भी हम शब्द यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में जरूरी नहीं है कि ये शब्द आए, वहाँ पर केवल हमें समझना है कि दोनों तरफ यदि ऊ है, चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो, तो हमें मिलाकर दीर्घ करना है। तो यहाँ पर बनेगा वधूपदेशः। नेक्स्ट उदाहरण की हम बात करें, जैसे भानु धन ऊष्मा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ह्रस्व है दीर्घ है, तो भी हमें मिलाकर दीर्घ करना है और हमारा रूप बनेगा भानुष्मा। तो इस तरह से ये ऊ के हमें भेद समझने चाहिए। तो 3 वर्ण हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ए ई ऊ। चौथा जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आता है वो आता है री। री के भी वहाँ पर हमने भेद पढ़े थे, तो वही 18 भेद हैं। ह्रस्व ई हो दीर्घ ई हो, इधर शुरुआत में ह्रस्व ई हो या फिर दीर्घ ई हो, तो भी हमें मिला करके वहाँ पर दीर्घ ई वहाँ पर करना है, दीर्घ एक आदेश हमें वहाँ पर करना है। जैसे उदाहरणों की हम बात करें तो पितृधन ऋणम,
पितृधन ऋणम। तो री और री मिलकर यहाँ पर हमारा दीर्घ री हो जाता है और रूप बनता है पितृणम। दीर्घ री का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, दो बार हमें वहां पर उसको घुमाना होता है, तो ये दीर्घ ई है। और एक बार यदि हम करते हैं तो वो हमारा ह्रस्व ई है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि री में भी हमें दीर्घ संधि प्राप्त होती है, जिस तरह से हमें ए ई ऊ में प्राप्त होती है। इसी तरह से मातृधन ऋणम, तो भी हमारा रूप बनेगा मातृणम। तो इस तरह से हमें री के उदाहरण समझने चाहिए। प्रैक्टिस में हम बहुत सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर हमें सवर्ण दीर्घ संधि समझनी है। आगे हम चलते हैं। जो पांचवा जो वर्ण था ली, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो सावधानी है, वो हमें बरतनी है। इसीलिए मैं आपको ली तक यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अक में जो 5 वर्ण हैं, ए ई उ री और ली, तो ली का आप अच्छे से याद कीजिए। जब हम वर्ण विचार पढ़े थे, वर्णों के भेद वहां पर पढ़े थे, अलग से भी हम अचों के भेद पढ़े थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ली के केवल कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। कौन से भेद का यहाँ पर अभाव है? तो ली में दीर्घ का अभाव है।